स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हमारे पास गुर्दे में रक्त प्रवाह यानी रीनल ब्लड फ्लो से जुड़ा एक काफी अच्छा चित्र और कुछ नोट्स हैं जी। तो आज हम इन्हीं की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ खास बातें भी देखेंगे जो इससे जुड़ी हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र को ही देखते हैं। जी। खून किडनी में एक बड़ी धमनी रीनल आर्टरी से आ रहा है। हाँ, ये रीनल आर्टरी है जो सीधे एओर्टा से निकलती है। काफी बड़ा साइज होता है इसका, बहुत खून लाती है ये। और किडनी में घुसते ही ये बंटना शुरू हो जाती है ना, कई शाखाओं में। जी हाँ, अंदर जाते ही ये पहले बंटती है सेगमेंटल आर्टरीज में। ये किडनी के अलग अलग हिस्सों को सप्लाई करती हैं। सेगमेंटल आर्टरीज, अच्छा। फिर ये सेगमेंटल आर्टरीज आगे चलकर बनती हैं इंटरलोबार आर्टरीज। ये मेडुला के जो पिरामिड्स होते हैं उनके बीच से गुजरती हैं। पिरामिड्स के बीच से? हाँ, उनके किनारों के साथ साथ ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है। तो ये मेडुला के अंदरूनी हिस्से से गुजर रही हैं। फिर आगे? हाँ, तो जब ये इंटरलोबार आर्टरीज कॉर्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री तक पहुंचती हैं तो ये मुड़ जाती हैं, एक आर्क जैसा बनाती हैं। आर्क जैसा, इसीलिए इनका नाम? बिल्कुल, इसीलिए इन्हें आर्कुएट आर्टरीज कहते हैं। आर्कुएट मतलब चाप जैसा। ये बिल्कुल कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर होती हैं। अच्छा, और इन आर्कुएट आर्टरीज से इनसे फिर और छोटी छोटी सीधी शाखाएं निकलती हैं जो ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ जाती हैं। इन्हें कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। तो ये कॉर्टेक्स के अंदर पहुंच गई, लेकिन वो खास जगह जहां फिल्ट्रेशन होना है, ग्लोमेरुलस, वहां तक खून कैसे पहुंचता है? हाँ, देखिए, हर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से बहुत सारी और भी बारीक धमनिकाएं निकलती हैं। इनको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट मतलब अंदर ले जाने वाली। एकदम सही, एफरेंट मतलब अंदर ले जाने वाली। यही एफरेंट आर्टरियोल खून को ग्लोमेरुलस तक पहुंचाती है। और ग्लोमेरुलस क्या है असल में? कोई गुच्छा जैसा दिख रहा है चित्र में। हाँ बिल्कुल, ग्लोमेरुलस असल में खून की बहुत ही बारीक नलियों यानी केशिकाओं का एक गुच्छा है, और ये एक कप जैसे स्ट्रक्चर, बोमैन्स कैप्सूल, के अंदर होता है। अच्छा, तो यही है वो फिल्ट्रेशन यूनिट, यहीं पर खून छानता है? जी हाँ, यहीं पर। ग्लोमेरुलस में खून काफी प्रेशर से आता है। इस प्रेशर की वजह से खून का जो लिक्विड हिस्सा है, प्लाज्मा, और उसमें घुली छोटी चीजें जैसे पानी, ग्लूकोज, नमक, यूरिया वगैरह। हाँ बिल्कुल, ये सब छनकर बोमैन्स कैप्सूल में आ जाता है। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स या प्रोटीन, वो पीछे खून में ही रह जाती हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया यूरिन बनने का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एकदम सही, ये सबसे जरूरी पहला कदम है। अब फिल्टर होने के बाद खून का क्या होता है? ये ग्लोमेरुलस से बाहर कैसे निकलता है? ग्लोमेरुलस से खून एक और छोटी धमनिका से बाहर आता है। इसे कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट मतलब बाहर ले जाने वाली। जी, एफेरेंट मतलब बाहर ले जाने वाली। और यहाँ एक खास बात है। क्या खास बात? आमतौर पर शरीर में केशिकाओं के बाद नसें शुरू हो जाती हैं, लेकिन किडनी में ग्लोमेरुलस जो केशिकाएं हैं उसके बाद फिर से एक आर्टेरियोल यानी धमनी आती है, एफेरेंट आर्टेरियोल। अच्छा, केशिकाओं के बाद फिर धमनी, ऐसा क्यों? ये प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है। फिल्ट्रेशन के लिए जो हाई प्रेशर चाहिए ग्लोमेरुलस में, वो इस संरचना की वजह से मेंटेन रहता है। ये तो दिलचस्प है। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल फिर कहाँ जाती है? ये ग्लोमेरुलस से निकलकर तुरंत ही फिर से केशिकाओं के एक और बहुत घने नेटवर्क में टूट जाती है। एक और नेटवर्क? हाँ, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर केशिकाएं। पेरीट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल के चारों ओर। ये किडनी की जो नलिकाएं हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, उनके चारों तरफ लिपटी रहती हैं। अच्छा, तो ये उन ट्यूब्यूल्स के आसपास होती है जहां से वो छना हुआ लिक्विड जा रहा है। इनका क्या काम है फिर? इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब वो छना हुआ फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल से गुजरता है तो उसमें कई काम की चीजें होती हैं जो शरीर को वापस चाहिए। जैसे ग्लूकोज, पानी, कुछ सॉल्ट्स। हाँ बिल्कुल, जैसे सारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, काफी सारा पानी, जरूरी आयंस, ये सब ट्यूब्यूल से वापस इन पेरीट्यूबुलर केशिकाओं के खून में सोख लिया जाता है। इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। यानी जरूरी चीजें वापस खून में? जी, और साथ ही खून में अगर कुछ बेकार पदार्थ बचे हैं या एक्स्ट्रा आयंस हैं तो वो खून से निकलकर ट्यूब्यूल्स में डाल दिए जाते हैं। इसे कहते हैं सिक्रीशन। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों? हाँ, दोनों। यही पूरी प्रक्रिया मिलकर तय करती है कि फाइनल यूरिन में क्या होगा और शरीर में पानी और केमिकल्स का बैलेंस कैसे बना रहेगा। तो ये दूसरा बड़ा एक्सचेंज पॉइंट हुआ।
पहले ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन, फिर यहाँ रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। इसके बाद ये खून जो अब अशुद्ध है वो कहाँ जाता है? हाँ, अब इन पेरिट्यूबुलर केशिकाओं का खून, जिसमें अब वो सब वेस्ट मटेरियल है जो शरीर से बाहर निकालना है, वो वापस नसों यानी वेन्स में इकट्ठा होना शुरू होता है। और वापसी का रास्ता, क्या वो धमनियों जैसा ही है? रास्ता लगभग वैसा ही है, बस उल्टे क्रम में। और एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क? पेरिट्यूबुलर केशिकाओं से खून पहले जाता है इंटरलोबुलर वेन्स में, फिर ये मिलकर बनाती हैं आर्क्वेट वेन्स। वही जो कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शंस पर थी। हाँ, वही। फिर आर्क्वेट वेन्स मिलकर बनाती हैं इंटरलोबार वेन्स, जो पिरामिड्स के बीच से नीचे आती हैं। ठीक है। और आखिर में ये सारी इंटरलोबार वेन्स जुड़कर मेन रीनल वेन बनाती हैं। धमनी वाले रास्ते में सेगमेंटल आर्टरीज थी, लेकिन वापसी में सेगमेंटल वेन्स नहीं होती। ये एक छोटा सा अंतर है। अच्छा, सेगमेंटल वेन्स नहीं होती, और ये रीनल वेन फिर खून को कहाँ ले जाती है? ये रीनल वेन किडनी से खून लेकर शरीर की एक बड़ी नस इंफीरियर वेना कावा में डाल देती है, और फिर वो खून हार्ट तक पहुंच जाता है। ये तो हुई खून के आने जाने की पूरी कहानी। अब चित्र में किडनी के दो हिस्से दिख रहे हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। आपके नोट्स में एक बहुत जरूरी बात लिखी है, इनके ब्लड फ्लो के अंतर के बारे में। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किडनी को जितना भी खून मिलता है, उसका लगभग 90-95% हिस्सा बाहरी परत यानी कॉर्टेक्स में ही जाता है। 90-95%? हाँ। इतना ज्यादा? हाँ, और सिर्फ 5-10% खून ही अंदर के हिस्से मेडुला तक पहुंचता है। ऐसा क्यों, इतना बड़ा अंतर? इसका कारण ये है कि लगभग सारे ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में ही होते हैं, और ज्यादातर ट्यूब्यूल्स का हिस्सा भी कॉर्टेक्स में होता है, जहां बहुत सारी एक्टिव प्रोसेस होती हैं, जैसे रीअब्जॉर्प्शन। इन सब के लिए भरपूर खून और ऑक्सीजन चाहिए। तो मेडुला में कम खून जाने का क्या कारण है, और इसका असर क्या होता है? मेडुला में मुख्य रूप से लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। इनका काम है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ कम ब्लड फ्लो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने में मदद करता है। अगर ज्यादा खून बहेगा तो वो उस ग्रेडियंट को वॉश आउट कर देगा। अच्छा, ये तो फंक्शन के लिए जरूरी हुआ, लेकिन इसका कोई नेगेटिव पहलू भी है? हाँ, बिल्कुल है। कम ब्लड फ्लो की वजह से मेडुला, खासकर उसका सबसे अंदरूनी हिस्सा, नेचुरली ही कम ऑक्सीजन वाले माहौल में रहता है। मतलब वहां ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होती है। कम ऑक्सीजन, इसका मतलब वो ऑक्सीजन की कमी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगा? एकदम सही, यही पॉइंट है। मेडुला हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर किसी वजह से किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाए, जैसे शॉक में या डिहाइड्रेशन में, हाँ, तो मेडुला को ऑक्सीजन की सप्लाई और भी कम हो जाती है। ऐसी हालत में मेडुला की कोशिकाएं, खासकर ट्यूब्यूल्स की इस्कीमिक इंजरी यानी खून की कमी से होने वाले डैमेज के लिए कॉर्टेक्स की तुलना में कहीं ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। ओह, और इसका कोई क्लिनिकल असर दिखता है, मतलब बीमारियों में? हाँ, बिल्कुल। एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस (ATN) एक कंडीशन है जो एक्यूट किडनी इंजरी का कॉमन कारण है। इसमें अक्सर मेडुला के ट्यूब्यूल्स ही ज्यादा डैमेज होते हैं, खासकर लूप ऑफ हेनले का मोटा वाला चढ़ता हुआ हिस्सा। क्यों? वो हिस्सा क्यों? क्योंकि वहां बहुत एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई पहले से ही कम है, तो जरा सी भी कमी होने पर वो हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है। ये समझना तो बहुत जरूरी है। फिर ये बताता है कि बनावट और ब्लड फ्लो कैसे बीमारी को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सीधा संबंध पैथोलॉजी से है। चलिए, अब एक और मजेदार बात पर आते हैं जो नोट्स में है। बाईं रीनल वेन की खासियत, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नसें आकर जुड़ती हैं। हाँ, ये भी एक ध्यान देने लायक एनाटॉमिकल फर्क है। बाईं रीनल वेन दाईं वाली से थोड़ी अलग है। जब ये इंफीरियर वेना कावा की तरफ जाती है तो उसमें दो और नसें आकर अपना खून डालती हैं। कौन सी दो? एक तो बाईं सुप्रारीनल वेन जो बाईं एड्रीनल ग्लैंड से आती है, और दूसरी बाईं गुनाइडल वेन। गुनाइडल वेन यानी पुरुषों में टेस्टिस से और महिलाओं में ओवरी से आने वाली। बिल्कुल, पुरुषों में लेफ्ट टेस्टिक्युलर वेन और महिलाओं में लेफ्ट ओवेरियन वेन, ये दोनों लेफ्ट रीनल वेन में ही खुलती हैं। अच्छा, और दाईं तरफ? दाईं तरफ ऐसा नहीं है। राइट सुप्रारीनल वेन और राइट गुनाइडल वेन ज्यादातर सीधे इंफीरियर वेना कावा में खुलती हैं, वो राइट रीनल वेन में नहीं जाती हैं। तो इसका मतलब बाईं रीनल वेन ज्यादा एरिया से खून इकट्ठा कर रही है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल महत्व है रोजमर्रा की फंक्शनिंग में या किसी बीमारी में? नॉर्मल फंक्शनिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ,
कुछ स्थितियों में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे अगर लेफ्ट रीनल वेन में किसी वजह से प्रेशर बढ़ जाए, मान लीजिए कोई क्लॉट आ गया या कोई ट्यूमर उसे दबा रहा है, तो इसका असर सिर्फ लेफ्ट किडनी पर नहीं बल्कि लेफ्ट एड्रीनल और लेफ्ट गोनट्स पर भी पड़ सकता है। वहां से खून की वापसी में दिक्कत हो सकती है। ओह हाँ। एक और कंडीशन है नट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें लेफ्ट रीनल वेन, एओर्टा और एक और धमनी सुपीरियर मेसेंड्रिक आर्टरी के बीच दब जाती है। ये भी इसी एनाटॉमी की वजह से होता है। नट क्रैकर सिंड्रोम, ये तो काफी स्पेसिफिक है। चलिए अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं। ये किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ा है, खासकर लिविंग डोनर वाले केस में। नोट्स कहते हैं कि सर्जन अक्सर बायां गुर्दा लेना पसंद करते हैं। क्यों? हाँ, इसकी वजह भी पूरी तरह से एनाटॉमिकल है, सर्जरी की आसानी से जुड़ी हुई है। कैसे? अभी तो हमने देखा कि बाईं वेन में और नसें जुड़ती हैं। वो बात सही है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए जो ज्यादा जरूरी फर्क है वो है लंबाई का। लेफ्ट रीनल वेन राइट रीनल वेन से काफी लंबी होती है। लंबी? क्यों लंबी होती है? देखिए, इंफीरियर वेना कावा आईवीसी, जिसमें दोनों रीनल वेन्स को मिलना होता है, वो शरीर के सेंटर से थोड़ा दाईं तरफ होती है। अच्छा, हाँ। तो लेफ्ट किडनी से निकलने वाली वेन को आईवीसी तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। उसे बीच में एओर्टा को भी क्रॉस करना पड़ता है। इस वजह से वो नेचुरली ही राइट वाली से लंबी हो जाती है। और इस ज्यादा लंबाई का सर्जरी में क्या फायदा है? जब डोनर से किडनी निकालकर रेसिपिएंट में लगाते हैं तो सर्जन को डोनर किडनी की आर्टरी और वेन को रेसिपिएंट के खून की नलियों से जोड़ना होता है। इसे अनास्टोमोसिस कहते हैं। हाँ। तो लेफ्ट रीनल वेन की जो एक्स्ट्रा लंबाई है वो सर्जन को कनेक्शन करने के लिए ज्यादा जगह, ज्यादा मार्जिन देती है। उसे खींचना नहीं पड़ता, टेंशन कम रहती है। मतलब कनेक्शन आसान हो जाता है और शायद कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी कम होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये कनेक्शन को तकनीकी रूप से आसान बनाती है। उसमें तनाव कम रहता है, जिससे थक्का बनने या सिकुड़ने का खतरा कम हो सकता है। तो ये पूरी तरह से एक टेक्निकल सहूलियत है सर्जन के लिए। जी, मुख्य रूप से यही कारण है। अगर डोनर के दोनों गुर्दे ठीक हैं, कोई और दिक्कत नहीं है, तो सर्जन अक्सर इसी लंबी वेन के फायदे की वजह से लिफ्ट किडनी चुनते हैं। ये डोनर के लिए भी सेफ है और रेसिपिएंट में लगाना भी आसान। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया कि कैसे सिर्फ बनावट का फर्क एक बड़े सर्जिकल फैसले को प्रभावित कर सकता है। तो आज हमने इन सोर्सेज के आधार पर किडनी में खून के रास्ते को समझा। रीनल आर्टरी से लेकर ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन, फिर पेरिट्यूबुलर के शिकाओं से होते हुए रीनल वेन तक का सफर। जी, हमने कॉर्टेक्स और मेडुला के ब्लड फ्लो में भारी अंतर और उसके नतीजों को भी देखा। खासकर मेडुला कैसे ऑक्सीजन की कमी के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ, वो इस्केमिक इंजरी वाला पॉइंट। बिल्कुल। फिर हमने लेफ्ट रीनल वेन की खास एनाटमी देखी और आखिर में समझा कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में लेफ्ट किडनी क्यों प्रेफर की जाती है, उसकी लंबी रीनल वेन की वजह से। हाँ, और ये सारी बातें मिलकर यही दिखाती हैं कि एनाटमी यानी शरीर की बनावट सिर्फ याद करने की चीज नहीं है। इसका हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हम किन बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं और मेडिकल प्रोसीजर्स, खासकर सर्जरी कैसे की जाती है, इन सब पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। छोटे छोटे फर्क भी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी अंग की फिजियोलॉजी यानी उसके काम को समझने के लिए उसकी एनाटमी यानी उसकी बनावट को समझना कितना जरूरी है। दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है, हाँ, कि शायद शरीर में और भी ऐसी कितनी बनावट की विविधताएं होंगी, कितने सूक्ष्म अंतर होंगे जिनके असर को हम अभी पूरी तरह नहीं समझते। हर बनावट के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, जिसे खोजना और समझना ही मेडिकल साइंस का काम है। ये शरीर की जटिलता और कुशलता को ही दिखाता है।